अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, खुश आमदीद। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। वेलकम सर। थैंक यू। और हमारे साथ हैं डायबिटीज़ एजुकेटर के तौर पे मिस नादिया शेख, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। ख्वातीन हज़रात, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि रमज़ान से पहले पहले रमज़ान की तैयारी हम डायबिटिक्स को कराएंगे, और डॉक्टर इम्तियाज़ जो हैं अपने क्लिनिक पे भी मदऊ कर रहे हैं सबको जो इनके पेशेंट हैं कि रमज़ान में ऐसे छलांग लगा के बग़ैर तैयारी के ना जाएं। तो मैं बग़ैर कोई वक्त भी ज़ाया किए डॉक्टर इम्तियाज़ से पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में डायबिटिक्स भी हैं और पूरी दुनिया में मुसलमान भी फैले हुए हैं। मुसलमान रोज़ा रखने की सादत हासिल करना चाहते हैं। कोई ऐसी स्टडी, कोई ऐसा आपके पास नॉलेज बेस जिसमें ये पता चलता हो कि कितने लोग रोज़ा रखते हैं, क्या मुश्किलात पेश आती हैं, कोई ओवरव्यू दीजिए। इसमें रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो एक मुबारक महीना है, 9th मंथ है ल्यूनर कैलेंडर का। और इसमें जो जैसे कुरान में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ईमान वालों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जी। और उसमें एग्जम्पशन भी बता दी, जो वो लोग सफ़र में हैं, जो बीमारी में हैं, तो वो अपने रोज़े को मुअख्खर कर लें या जिस हिसाब से वो चलना चाहते हैं। तो अल्लाह ने ख़ुद आपको एग्जम्पशन दिया और अल्लाह ताला ने इसी आयत में आगे भी बताया कि अल्लाह आपके लिए सहूलत पैदा करना चाहता है आपके। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट जो हमारे होते हैं मोस्टली इंटरेस्टेड होते हैं रोज़ा रखने में, मेरे पास आते हैं। और दुनिया के अंदर एक स्टडी हुई जिसका नाम एपीडीआर स्टडी थी, एपिडेमियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ ड्यूरिंग रमज़ान। उसमें कुछ 2001 की बात है शायद। उसके बाद में एक स्टडी हुई जिसमें हमारा सेंटर भी इन्वॉल्व था, हमने भी इसमें हिस्सा लिया। तो उसमें ये पता चला कि जो अंदाज़न 54% जो डायबिटिक टाइप 1 है, यानी टाइप 1 डायबिटिक है जो इंसुलिन पे हैं, बच्चे हैं और थोड़े से यंग एडल्ट हैं, वो रोज़ा रखना चाहते हैं और रखते भी हैं। और अंदाज़न को 86% के करीब, यानी एक बहुत बड़ी गालिब तादाद जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी रोज़ा रखना चाहते हैं और रखते भी हैं, और रोज़ा कंप्लीट भी करते हैं। 30 रोज़े या 29 रोज़े जो भी हो है उसको कंप्लीट करने की ख्वाहिश भी रखते हैं। इसमें शायद हमें इन मसाइल का सामना ना करना पड़ता अगर ये मौसम आप देखें कि जो जिस मौसम में ये रोज़े आ रहे हैं, लॉन्ग डेज़ हैं, समर के दिन हैं, यानी गर्मी के दिन हैं, और दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से भी कर सकता है, और दिन रोज़ा का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है, 16 से 17 घंटे पे मुहित हो सकता है। तो इसमें जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, ज़रूरत इस अम्र की थी कि जब रोज़ा रखा जाए तो अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया जाए। तो उसी स्टडी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि 50% अफराद हैं वो अपना जो लाइफस्टाइल तब्दील ही नहीं करते, जो रोज़ा रखना चाहते हैं, हालांकि उनको चाहिए कि अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में भी तब्दीली लेके आएँ, तो वो 50% अफराद वैसे ही रोज़ा रखते चले जाते हैं, वैसे ही दवाइयाँ खाते चले जाते हैं, बग़ैर किसी अपने कंसल्टेशन के, बग़ैर अपने मुआलिज से मशवरा किए बग़ैर। तो लाइफस्टाइल तब्दीली आउटकम क्या हुई? आउटकम उसके फिर उसके आउटकम तो बहुत सारे होते हैं, थ्योरेटिकल भी हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं। देखें, जब रमज़ान में हमारा होता ये है कि हमारा जो खाने पीने के जो टाइमिंग है वो इस तरह से होते हैं कि हम रोज़ा खोलते हैं तो रोज़े के और अगले सहर के दरमियान कोई 6-7 घंटे का 7 घंटे का, तो 7 घंटे के अंदर ठोसा ठासी करनी, तो 3 मील आपके आ जाते हैं। इसमें 3 मेजर मील, एक सो कॉल्ड अफ्तार में, सो कॉल्ड इसलिए कहते हैं जब हम बात करेंगे डाइट पे तो उसमें वही सो कॉल्ड एक इफ्तार है, फिर उसका अफ्तार डिनर है, फिर और सहर का जो आपका इंतज़ाम है वो कम ड्यूरेशन में ज़्यादा खाना। हाँ जी, तो उसमें कम ड्यूरेशन के अंदर 3 मील हैं, तो ऑब्वियसली ये एक हमें बहुत बड़ा हैंडीकैप है। और जो दूसरी बात है कि जो स्लीप ड्यूरेशन है वो आपका कदरे अफेक्ट होता है कि आप सुबह तकरीबन 2:30-3 बजे उठते हैं और फिर आपका जो रोज़ा वगैरह रख के फिर आप सोते हैं और फिर आप 10-11 बजे या 9-10 बजे आप ऑफिस के लिए किसी स्कूल कॉलेज के लिए भी जाते हैं, और फिर उसमें आपको जो आराम का वक्त है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। और तीसरी को जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं,
वो भी उनकी पेंडिंग हो जाती है, वो भी उसको रोक देते हैं। और इस तरह आपकी ये तीनों चार चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट कर रही होती हैं आपके रोज़े के दौरान शुगर के लेवल को। मिस नादिया, आपका वो सवालात वाला जो सारा सिलसिला है वो कहाँ है? ना फ़ोन ना मेरे पास है। हैं फ़ोन? फ़ोन। निकालें फ़ोन ज़रा, अपने व्हाट्सएप पे जाएं जी, बिल्कुल। और जाके वहाँ मैं- देखें आपके उस पे कि क्या क्या सवालात आपके मुंतज़िर हैं और मुतमन्नी है शिरकत है। मैं बिल्कुल मैंने देखे हैं। अच्छा, मैं इसमें जो पहले हम जब बात करते हैं ना कि इसमें आपने शबी एक थोड़ी तरफ अभी इशारा भी किया था कि इससे कुछ रिस्क एसोसिएटेड जी होते जी हैं। जी 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 हम बल्कि ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, कौन से रिस्की ग्रुप पे कौन कौन लोग रोज़ा रख सकते हैं, कौन कौन नहीं रख सकते, अगर हम इनकी ग्रुपिंग कर लें, कोई स्ट्रेटा बना लें। हाँ जी, इसको हम जो रिसेंटली जो गाइडलाइन है वो इसको हम रिस्क क्वांटिफिकेशन कहते हैं कि आप रिस्क की एक ग्रुप्स बना लेते हैं कि ये वो मरीज़ हैं जिन्होंने किसी भी हालत में रोज़ा ना रखें। अच्छा, तो एक है कि कुछ है कि हाई एक दीज आर वी कॉल वेरी हाई रिस्क पेशेंट, अच्छा वेरी हाई, वो भी हम उसमें कैटेगराइज उसके में कैटेगरी में जो जो अफराद इंक्लूड हैं जी, वो बताता हूँ। और दूसरा हाई रिस्क, ओके, तीसरा मॉडरेट टू लो रिस्क, यानी जिनको हम कहते हैं तुम रोज़ा वो रख रख लो। लें जो हाई रिस्क वालों को भी हम कॉशन देते हैं ना रखो। देखिए, अच्छा इसमें जो चीज़ है ना, हम बात ये है कि जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है और जो उलमा कराम है, उनको एक पेज पे होना चाहिए। ट्रू, क्योंकि जो अफराद हैं, जो डायबिटिक अफराद हैं, वो अक्सर औकात ये देखा गया है कि वो अपने इमाम या लोकल इमाम हैं या जो आलिम दीन हैं उनकी बात पे वो ध्यान देते हैं और तकलीद तवज्जो करते हैं, देते पैरवी हैं। करते हैं। तो हमें एक जो आलिम दीन को, उलमा कराम को भी एक पेज पे लेना चाहिए ताकि वो जब उनसे मसला पूछा जाए तो वो ये बताएं भी, ये हाई रिस्क वालों को, वो वेरी हाई रिस्क वालों को बताएं कि आप इसकी कज़ा दे दें या जैसे भी जो भी इसका हो सकता है वो किया जाए। डॉक्टर साहब, आप 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या ये एक पेज पे नहीं है? यानी कि फिजिशियन या डॉक्टर या कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हो या कोई भी डॉक्टर, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है कि जो भी शख्स है, जो भी उसका मरीज़ है, उसकी वेलफेयर के लिए वो जो भी काम करे। और जो उलमा इकराम है, क्या वो ये नहीं चाहते कि इंसान की वेलफेयर जो है उसके लिए काम? देखिए, इसीलिए ना कुछ उनके साथ इसी तरह एक अभी जो दुनिया के अंदर एक जो इस गाइडलाइन जिसे हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ और रमज़ान के डार्क गाइडलाइन कहते हैं, ये दुबई में हुआ। तो पूरी दुनिया से फिजिशियंस को वहाँ बुलाया गया और उसके साथ उतने ही उलमा कराम को बुलाया गया। अच्छा, हाँ, तो उनके साथ एक मिल के कैटेगराइज किया गया कि ये आप कंसेंसस स्टेटमेंट दी गई कि ये लोग हैं जिनको रोज़ा ना रखें तो बेहतर है। जिसमें हम अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं फ़िक्रा भी बताता हूँ, प्ले एट योर ओन रिस्क। ये बड़ा, अगर आप इंस्ट्रक्शन देते भी आप रोज़ा ना रखें, तो अगर मरीज़ रोज़ा रखता है तो उसको ये वार्न कर दें कि प्ले एट योर रिस्क, ऑन योर ओन रिस्क, कि आप खुद ही अपने तौर पे ज़िम्मेदार हैं। अब आपको हमने अपनी बेस्ट ऑफ मेडिकल एडवाइस दी है। तो जैसे अभी आपने बात की कि जो रिस्क क्वांटिफिकेशन क्या है, कौन से ग्रुप्स हैं जिनमें हम कहते हैं वेरी हाई रिस्क में, सबसे बात करता हूँ कि पिछले 3 माह के अंदर अगर किसी को बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, यानी उनकी शुगर इतनी लो हो गई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जान के लाले पड़ गए और बेहोश हो गए, तो ये वो लोग हैं पिछले 3 माह में जिनको ये एपिसोड हुआ है, तो वो रोज़ा ना रहे, वह है वेरी हाई रिस्क पेशेंट। और पिछले 3 माह के अंदर किसी को डीके में, यानी कैसे जो बेहोशी में चले गए, टाइप 1 ख़ास तौर पे, और उनके अंदर कीटोन्स लेवल ज़्यादा हो गए और उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, तो ये भी वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। और तीसरा, जो लोग डायलिसिस के अंदर हैं, गुर्दे ख़राब हैं उनके और डायलिसिस पे हैं, वो उनको हाइपोग्लाइसीमिया का चांस ज़्यादा होता है। और तीसरा कि हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस, यानी जिन लोगों को शुगर लो होने का पता ही नहीं चलता, वो भी वेरी हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स, जो ख़वातीन जो हामला हैं, वो भी हाई रिस्क में आती हैं। और मज़े की बात है, टाइप 1 डायबिटिक को भी हम वेरी हाई रिस्क ग्रुप के अंदर रखा जाता है। और वो लोग जो शदीद गर्मी में इंटेंस लेबर, जिनका शदीद मशक्क़त वाला काम है,
धूप के अंदर वो काम कर रहे हैं 45-46 सेंटीग्रेड के अंदर, और वो भी वेरी हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आते हैं, फॉल करते हैं। तो ये लोग हैं जिनको हम एडवाइस तो ये करते हैं कि ये रोज़ा ना रखें, लेकिन प्रैक्टिस में देखना है कि ये लोग भी रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो लेकिन ये वो अपने रिस्क पे वो खेलने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप, ये वो ग्रुप हैं जो जिनके अंदर शुगर अनकंट्रोल्ड है, यानी उनका A1C 9-10 पे फिर रहा है और वो शुगर कंट्रोल करने के बारे में लापरवाह हैं। इसमें जब मैं थोड़ा सा अपने फिजिशियन से भी बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने जब मरीज़ को रमज़ान शुरू होने से 1-2 महीना पहले बुलाएं और एक इंसेंटिव दें कि अगर आपका शुगर कंट्रोल होगा, A1C इस लेवल पे आएगा तो हम आपको रोज़ा रखने की इजाज़त देंगे। तो ये एक इंसेंटिव के तौर पे भी हम इसको ले सकते हैं। और इसमें और दूसरा वो लोग जिनको कार्डियक पेशेंट हैं, हार्ट अटैक हुआ पिछले दिनों में और या हार्ट के दवाइयाँ ले रहे हैं, ये भी हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आते हैं। और वो लोग जिनको क्रॉनिक रीनल इनसफिशिएंसी, जिनके क्रेटिनिन हाई जा रहा है, पानी उसका कम लेना है, डॉक्टर ने एडवाइस किया इस तरह। और वो लोग जो साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे जो आपकी मेडिटेशन को इम्पेयर करती हैं, नींद की दवाइयाँ, और बूढ़े लोग, बहुत बूढ़े लोग, ये भी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। और वो लोग जो इंसुलिन पे हैं वो भी हाई रिस्क ग्रुप के अंदर हैं। और वो लोग जो सल्फोनाइल यूरिया जैसे वो भी हाई रिस्क ग्रुप के अंदर हैं। और वो लोग जो अकेले रहते हैं, जिनका बूढ़े हैं, अकेले रहते हैं, अगर शुगर खुदा ना खास्ता लो हो, उनको अटेंड करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग भी उसके अंदर हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ये तो 2 ग्रुप हैं जो जिनमें हम वर्ड ऑफ कॉशन देते हैं कि आपने रोज़ा ना रखें तो बेहतर है। जो तीसरा जो ग्रुप है जिसको हम मॉडरेट रिस्क या लो रिस्क ग्रुप, जिसमें हम कहते हैं चलो रख लो, हम आपको हेल्प आउट कर देंगे। ये येलो सिग्नल है, ये ग्रीन सिग्नल देख के लंग जो रेड है वो तो वेरी हाई रिस्क है, येलो है हाई रिस्क है, और जो ये लो वाला ग्रीन है कि हम ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, ऑल लाइन क्लियर। हाँ जी। तो इसमें हम ये कहते हैं ये लोग जिनका शुगर लेवल अच्छा कंट्रोल पे है, जो डाइट और एक्सरसाइज से जिनका लेवल कंट्रोल में है, जो अद्वियात लेते हैं, मसल मेटफॉर्मिन लेते हैं, DZDs लेते हैं, SGLT2 के साथ कंट्रोल है, या बेजल इंसुलिन के साथ कंट्रोल है, तो ये वो लोग हैं जिनको गोलियों से बड़ा अच्छा कंट्रोल रखा हुआ है, इनको हाइपो के चांसेस नहीं कम होते हैं। तो ये लोग हम मॉडरेट रिस्क या लो रिस्क ग्रुप के अंदर है। अक्सर गोलियाँ जो लेते हैं उनको तो आपने इजाज़त दे दी, और जो गोलियाँ देते हैं सारा साल वो गोलियां देने से परहेज़ करें। हाँ, गोलियां देने से और जहाँ मैं गोलियां देने की बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स का जिक्र नहीं, जो लोगों को चक्करबाजी गोली देते हैं, जो मुहावरतन इस्तेमाल होता है, स्लैंग्स के अंदर यूज़ करते हैं। गोली करवाना मेरा ख्याल है ये भी ज़रूरी है कि हम जो है इसको सिर्फ मुँह बंद करने की रोज़ा तो हर चीज़ का। डॉक्टर साहब मुँह कहाँ बंद करते हैं? वो जो अभी आपने 6-7 घंटे बताए हैं अफ्तार से लेकर सारी तक, उधर तो खाबे खुल जाते हैं। उसमें हम जब हमने बात इस पे की, उसमें थोड़ा सा मैं इसको थोड़ी सी एक बात को 1-2 ऐड करके इसका भी मैं अभी जवाब देता हूँ। उसमें आपके हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर आप मना क्यों कर रहे हैं? भी रोज़ा रखने से मना क्या ऐसी चीज़, क्या क़यामत टूट पड़ेगी कि हम रोज़ा रखेंगे तो ये हमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी? तो उसका जवाब सिंपली है कि इसमें 3-4 रिस्क हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लो होने का ख़तरा, ये हमें सबसे ज़्यादा तंग करता है, जहन में आता है, थ्योरेटिकल है कि शुगर लो ना हो जाए। अच्छा, दूसरा है हाइपरग्लाइसीमिया, और मज़े की बात इसमें एक बड़े मज़े की बात है कि हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। वैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो मैंने पेशेंट्स देखता हूँ, मुझे शायद ही कोई हाइपोग्लाइसीमिया का केस मिला हो, मुझे हाइपरग्लाइसीमिया के केस बहुत मिलते हैं। रोज़े शुगर इतना खाया जाता है, जैसे डॉक्टर साहब बात करते हैं। और तीसरा इसमें हमें होता है कि डीके, अगर टाइप 1 है, अगर उसके अंदर वो खाना नहीं खा रहा और उसका जो मेटाबॉलिज्म इस तरह चलता है को कीटोसिडोसिस में जा सकता है। और चौथी चीज़ है कि गर्मी में वो रोज़ा रख रहा है तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, और जो थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस, यानी स्ट्रोक होने के चांसेस, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है तो उससे ये क्लॉट वगैरह बनने का ख़तरा हो सकता है। तो ये 3-4 रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इसमें ग़िज़ा की, मेरे ख्याल से आप पता नहीं आपके इसमें इस स्लॉट के अंदर शामिल है, कि क्या खाना चाहिए?
क्या हाँ क्या खाना पीना, सहरी में क्या खाना चाहिए। अब ये जो है ना ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि सबसे पहले सवाल है मैं खाऊं सहरी में क्या खाऊं। एग्जैक्टली। तो ज़ाहिर है उसमें जब रोज़ा खोला जाता है तो हमने जो सबक 16-17 घंटे में सीखा होता है और जिसको सीखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो मकसद जो हमारा होता है, तो उसको हम भूल जाते हैं। टोटली फॉरगॉटन लेसन कि एक चीज़ को आपने देखा कि आपके सामने टेम्पटेशन है, आप सेक्रेटरी के अंदर भी प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास टेम्पटेशन को नो करना सीखते हैं। जब आप नो कहते तो आपके बिहेवियर के अंदर तब्दीली आती है। तो जैसे हम बात करते हैं कि अगर आप खाना छोड़ दें प्लेट में या आप तो आपको एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है और आप कर सकते हैं, जब उसको नो कहना सीखते हैं तो आपके एक अंदर एक तब्दीली आती है, आपके बिहेवियर तब्दीली आती है, आप बड़ी से बड़ी टेम्पटेशन को नो कह सकते हैं। तो यही टेम्पटेशन हमें सिखाई जाती है 16-17 घंटे। लेकिन द मोमेंट जो रोज़ा अफ्तार होता है तो ये सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं, ये सारे सब को भूल जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि रमज़ानुल मुबारक में हमें अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो जो खुराक का इस्तेमाल कम होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा हो जाता है। इसका देखें ना आप जो उसकी कीमतें हैं, जो अशाए खुर्दनोश की कीमतें हैं वो बढ़ जाती है, उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि हम खाना पीना ही मकसद समझ लेते हैं। हम कहते हैं अब रोज़ा फ़लाँ चीज़ खाएंगे तो रोज़ा अच्छा बनेगा हमारा, हम समोसे खाएंगे तो रोज़ा अच्छा लगेगा, हम पकौड़े खाएंगे तो होगा, तो हम ये फ्रूट चाट का जब तक प्याला पूरा नहीं लेंगे तो हमारा रोज़े में कुछ थोड़ा सा हमें कुछ इशू आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, और सहरी पे पराठा नहीं खाएंगे तो रोज़ा नहीं निकलेगा। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। जैसे हमने बात की कि ये 6-7 घंटे हैं, इसके अंदर जो फूड इनटेक है वो इतना ज़्यादा हो जाता है जो हमें नुकसान करता है। और मैंने अपने देखा है कि हम जब पेशेंट मेरे पास आते हैं रमज़ान मुबारक के बाद, वो अपना उनके A1C भी कंट्रोल में नहीं होता, उनका शुगर लेवल बहुत ख़राब होता है और वो जो है उसके साथ उनकी जो वज़न भी बढ़ चुका होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आखिर हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या खाना पीना चाहिए। देखिए आजकल जैसे इंटेंस हीट का मौसम होगा तो हमें एक पहले आप चीज़ों को कैटेगराइज करें कि हमें सहर और इफ्तार पे क्या लेना है। सहर पे वो चीज़ें लें जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की रोटी, आप सूखी रोटी ले सकते हैं, उसके साथ अपना जो भी है सालन है जो है वो आप इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, वो अपने जैसे ले सकते हैं, जितना मुनासिब है वो यूज़ करें। और जब इफ़्तार हो तो इफ़्तार को पानी से या खजूर से वो करें, या कोई फ़्रेश आपके पास कोई जूस है या फ्रूट है तो फ्रेश फ्रूट्स आप इस्तेमाल करें। और मेरा ज़ाती ख्याल है जिस इसमें आप डिफ़र कर सकते हैं, जो इफ़्तार को हम 2 हिस्सों में डिवाइड ना करें, एक इफ़्तारी और एक इफ़्तार डिनर, ठीक है ना। इफ़्तारी आपकी जो इफ़्तारी है दैट वो भी आपका डिनर ही होना चाहिए, खाना ही होना चाहिए। तो आप उस वक्त जो अपना खाना है, रोटी है, पानी, वो खाना खा लें। तो बजाय कि हम एक अफ्तारी पूरी एक माहौल के अंदर खाएं, अपने चाट का एक पूरा प्याला लें और पकोड़े आधा किलो पकोड़े लें और 5-6 समोसे लें और उसके बाद शरबत का गिलास, जलेबियाँ भी और फिर उसके बाद दूध सोडा पिएं और उसके बाद फिर हम नमाज पढ़ के आएँ और फिर आज लोग जब खाना लेके बिरयानी और ठीक है, उसमें बिरयानी, कौरमे और फैटी जो चीज़ें होती हैं, तो ये वो उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। नहीं ऐसे ना करें ना, ये स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। देखिए हमें रमज़ान एक ही दफ़ा तो रमज़ान आता है। अब देखिए मैं रमज़ान को हमें वैसे ये बात एक बड़ी अजीब सी बात है, हम रमज़ान को ना हमने खुद ख़राब कर लिया, रमज़ान को एक फूड फेस्टिवल की शक्ल दे दी है। हाँ ठीक है, हम बजाय कि इसमें हम वो कनात करते उस चीज़ों पे करते कि सब्र का महीना है। पैकेजेस बड़े अच्छे शुरू हो जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, इफ्तार पैकेज और वहाँ जगह नहीं पैकेज, हाँ, वो खचाखच भरे होते हैं। तो हमने इसको बेसिकली खाने पीने का महीना रिवाज दिया है। और इतना ज़्यादा कि ज़ाहिर है कि जो लोग, जो कंपनीज़ हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, तो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आप खाना पीना ज़्यादा करें। हालांकि जो इसको बेसिकली सब्र का महीना है, तो सब्र हमें उसको सीखना चाहिए और ये हमें सिखाने का मकसद है। तो हम इसकी एग्जैक्टली उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। तो हमें अंदाज़न को 3 लीटर के करीब पानी, अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया हुआ, तो हमें इस सहर और इफ्तार के दरमियानी वक्फे में आजकल के मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो हमारी जो डिहाइड्रेशन का एलिमेंट है वो कम से कम। अच्छा, तो इतना पानी डॉक्टर साहब पिएंगे तो फिर बार बार
जो है नहीं, washroom? पूरे देखें ना, शहर में भी आप कुछ लें, पानी डिवाइड कर लें, और इफ्तार में भी आप लें पानी, तो इसके दरमियानी वक्तों में भी 7 to 8 hours जो लें। अच्छा, बीच मैं में- थोड़ा सा जो प्लान में जो अपने मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप रोज़ा पानी से, खजूर से खोला, खाना आपने ले लिया, जो भी अपनी एक रोटी या जो भी आप लेना चाह रहे हैं लेके आप नमाज के लिए चले जाएं, और जब आप इशा की नमाज पढ़ के उसके बाद कुछ थोड़ा सा आपको, आप अगर दिल करे तो आप Light फ्रूट है वो आप इस्तेमाल करें, तो इस तरह एक वो स्नैक का भी दही आपके पास वगैरह है। खाएं, हैं? दही, हाँ, खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, लस्सी पी लें, हाँ लस्सी पी सकते हैं, नींबू पानी, हाँ पी सकते हैं, खजूर। खजूर खा सकते हैं। डॉक्टर साहब वो अभी आपने कहा कि पानी तो हम लिक्विड फॉर्म में उसको कंप्लीट कर सकते हैं ना, ऐसे ही जैसे लस्सी जी। पी ली, अगर पानी नहीं पी जी, जी, सकते, हाँ जी, कुछ बिल्कुल। पानी कुछ लस्सी कुछ इस तरह जी, जी, बिल्कुल। करके। तो कुछ लोग तो ये जी आप फरमा रहे थे। अच्छा, कुछ लोग ना इसको कहते हैं कि आप ना इसको उलट कर दें, अपने जो दिन को ना आप जो अफ्तार है उसको नाश्ते के तौर पे लें। तो डॉक्टर साहब सच्ची बात भी यही है, क्योंकि अंग्रेज़ी में नाश्ते को कहते हैं ब्रेक फास्ट। हाँ, तो अब आप फास्ट जो था, रोज़ा जो था, उसको ब्रेक कर रहे हैं इफ्तार के वक्त। एग्जैक्टली। तो ये सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो इस तरह उसको कर लेना, और जो आपका जो रात खाना थोड़ा सा मिडनाइट पे ले लें, और जो रात का जो खाना वो लाइट कर लें, जो सहरी को करके, तो आप इस तरह 3 मील में भी कर। लेकिन जो मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप अपनी अफ्तार और अफ्तार डिनर को एक कंबाइन कर लें, अफ्तार छोटा, डिनर अपना मुनासिब कर लें, और अपना जो स्नैक है वो आप इशा के नमाज के बाद आप कर लो, और जो सहर है वो आप अपनी जैसे Proper मुनासिब जिस तरह। प्रॉपर जिस तरह डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स, शुगरियत ज़्यादा है, और इनको तो अवॉइड कर ही लें, क्योंकि गर्मियाँ जब आती हैं तो हमें एक तरह से अच्छा भी है कि फल जो आ जाते हैं, अभी थोड़े दिनों में 15-20 दिनों बाद आम आ जाएंगे, सिंदड़ी से आगाज़ होगा, हाँ, और अब आ गया है हदवाना, यानी कि जिसको तरबूज के, तरबूज अभी आ रहे हैं। खरबूजा yes, आ yes, गया ma'am। मार्केट में, आ अभी गया। वैसे मैंने खाया नहीं है। आपने नहीं खाया मगर आ गया आ तो। गया है वो। तो सर ये ज़रा सा बताएं कि, और फिर फ्रूट चाट जो बनती है उसमें बड़े सारे फ्रूट्स होते हैं, और तो क्या इसके मामले में क्या है? देखिए, जो हमें जो ग़िज़ा की जो सिलेक्शन है, ख़ास तौर पर रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद में भी, हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। आप देखें जो हमारे जो समोसे बनते हैं वो मैदे से बनते हैं, बहुत सारी ऐसी नॉट गुड, ठीक है, पकौड़ा, उसमें देखिए पकौड़ा बेसन ज़रूर है उसके अंदर, लेकिन जब उसको ऑयल करके डीप फ्राइड कर लिया जाता है तो उसको कुछ और ही शक्ल वो आ जाती है, तो जिससे मेरे ख्याल से नुकसान ज़्यादा। कचौरी है वो भी तो मैदे तो से बनी भी हुई है, हैं? मीठी भी होती है। मीठी तो नहीं होती कचौरी के अंदर, वो कीमा या इस तरह की चीज़ें अच्छा, वो एक लगाई और भी होती तो है। होती है ना वो। अच्छा, वेरी रिच और बहुत ज़्यादा ऑयल ज़्यादा। देखिए हमारा जो मैदा भी है। बड़ा गोश्त इसके देखें, हमारा जो मैदा सारा दिन उसने खाली होता है, और जब खाली मैदा उसमें थोड़ा सी एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो जब हम अफ्तारी पे ऐसी तली हुई चीज़ें खाते हैं, समोसे हैं या पकौड़े हैं या कचौरियाँ हैं, तो उससे एसिड प्रोडक्शन और ज़्यादा, मैदे की जो मूवमेंट वो स्लो डाउन हो जाती है, तो अक्सर लोगों को जो है ना डिस्पेप्सिया यानी मैदे के अमराज का शिकार हो जाते हैं रमज़ान के दौरान ही, कि उनको खाना हज़म नहीं होता, और जो है कि वो बिल्कुल जो है वो उनकी कोशिश ये होती है कि हम एक ही अफ्तार में सब कुछ खा लें, और फिर वो अच्छा, फिर उसमें एक और भी बात है कि हमें जो इफ्तार है वो जल्दी करें, और जो सहर है उसको थोड़ा सा डिले आखिर वक्त में लें। अच्छा, तो उससे भी एक फ़र्क है, मैक्सिमम इंतहा सहर तक हाँ। जाएं, अजान से पहले ख़त्म करें। और बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वो अफ्तारी करते हैं तो वो सारी रात खाते रहते हैं, और 2 बजे तक खा के ना जो खाना पीना होता है वो सो जाते हैं। इज इट ओके? इट इज़ नॉट ओके ना, इट इज़ नॉट ओके। आप जो सहर है वो सहरी ज़रूर लें, और सुन्नत भी है, और जितनी ताख़ीर से लें वो उतना अच्छा है। तो जो सहर में ताख़ीर करें, अफ्तार में हम जल्दी करें, तो दोनों जब ये चीज़ें मिलती हैं तो हम एक बैलेंस तरीके से चल सकते हैं। तो इसमें जब आपने कहा कि फ़्रूट्स हम इस्तेमाल करें, जी, फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका फ्रूट लेने का बेस्ट टाइम है, जैसे मैंने बताया कि मिड डे के, यानी आप तकरीबन अफ्तार और सहर के जो दरमियानी वक्फ़ा, जब आप सोने की तैयारी कर रहे हों या नमाज वगैरह से फ़ारिग होकर आए हों, तो आप उस वक्त आप फ्रूट को आप चाट की शक्ल, फ्रूट सैलड की शक्ल में ले लें, या अपनी पसंद का कोई एक फ़्रूट, बजाय कि आप इफ्तार करते इससे अपना रोज़ा खोलते साथ ही फ्रूट का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा आपकी शुगर बढ़ा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज की थोड़ी बात करना चाहूँगा मैं,
और एक्सरसाइज की जब मैं बात करना चाहूँगा, वॉक की बात करना चाहूँगा, गर्मी है, रोज़ा भी है, कौन से औकात बेहतर रहेंगे, और तरावी भी है 20 रकत। अच्छा, इसमें जो एक्सरसाइज का जो टाइम है ना वो थोड़ा सा इसमें इफ़ेक्ट लाजमी तौर पे होता है, लेकिन उसमें मैं आपको एडवाइज़ ये करता हूँ कि जो पेशेंट हैं तकरीबन असर के बाद या ज़ोहर के बाद, असर के बाद, इन दोपहर को मिड डे के बाद अफ्तार तक कोई एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि वो जो वक्त होता है जिसमें आपका शुगर लेवल वैसे डाउन व ट्रेंड होता है। अगर आप एक्सरसाइज करने जाएंगे तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस ज़्यादा होता है। अगर एक्सरसाइज करने का अगर बेस्ट टाइम जो ये है कि आप इफ्तार करने के तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद आप वॉक, ये तो तरावी वाला टाइम है। देखें, तो फिर ऐसी मस्जिद का इंतखाब करें जो कम अज़ कम आपके घर से 1-2 किलोमीटर तो दूर हो। तरावी भी तो कुछ है, उठक बैठक होती हाँ जी, है। उसके अंदर भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं अगर आप सही तरह से उसको। लोग तो उसमें नींद भी पूरी कई दफ़ा कर लेते हैं। तो इसमें लेकिन ये है कि उसको आप एक्सरसाइज के तौर पे ले सकते हैं, तो ये थोड़ा किसी हद तक ये नेमुल बदल है। लेकिन फिर आप वॉक का फिर भी जो टाइम है फिर आप इस वक्त कर सकते हैं, थोड़ी कम करके। हाँ, तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके थोड़ा सा अगर उसको परमिट करते हैं कि वो जल्दी उठते हैं सुबह सहरी के लिए, तो थोड़ा सा अपनी वर्जिश घर के अंदर भी कर सकती हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पे सहरी बनाने से पहले वो भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को तर्क ना करें, कम अज़ कम उसकी जो आपकी जो मिकदार चले थोड़ी बहुत कम हो जाए, लेकिन इसको तर्क ना करें। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कुछ लोग रमज़ान में उनको वेट लूज़ करने की शदीद याद आ जाती है। ऑन दी अदर साइड मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो हम बात कर रहे थे ना ज़्यादा खाते हैं, कुछ ख़वातीन जो वेट कॉन्शियस हैं या जो सारा साल कोशिश करते हैं, वो कहते हैं लो जी फास्टिंग का एक मौका मिल गया भूखे रहने का, फाका करने का, अब हमने वज़न भी कम करना है। अगर वो डायबिटिक भी हो, टाइप 1 या 2, तो ये कैसा आइडिया है वज़न कम करना इन रमज़ान? रमज़ान एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें जो आप बहुत सारी तब्दीलियाँ आपके अंदर ला सकते हैं। एक तो जैसे वज़न कम करने जो लोग करना चाहते हैं, वेट कॉन्शियस पीपल हैं, वो अपने आप को वज़न कम करने के, लेकिन सेंटिल ऑब्वियस रमज़ान में मैंने वेट कम करना है और रमज़ान से पहले वेट करूँगा, रमज़ान के बाद 30 दिनों के बाद हम देखेंगे क्या बनता है। दूसरा, वो लोग जो स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं, स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ऐसा इंसेंटिव है कि वो सारा 16-17 घंटे अगर स्मोकिंग नहीं करते तो उनके लिए छोड़ना आसानी हो सकती है। ये तो वेट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें और अपनी अद्वियात को, जब हम अगला प्रोग्राम करेंगे उसमें हम अद्वियात की एडजस्टमेंट भी बताएंगे कि अपनी अद्वियात को एडजस्ट करें। यानी अगर डाइट बहुत कम ले रहे हैं और उसके मुताबिक आपके कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है, आपकी दवाई ज़्यादा है या इंसुलिन ज़्यादा है, तो शुगर लो होने का ख़तरा होता है। तो इसके लिए बेहतर है कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लूज़ वेट, और रमज़ान को इसका मौका जानें, इसके अंदर वेट आप कम कर सकते हैं। बिल्कुल एक इंसेंटिव के तौर पे मुनासिब, बहुत अच्छी बात। और मिस नादिया जी सर, और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, आज की इस नशिस्त में हमने बुनियादी बातें कवर की रमज़ान के हवाले से फॉर डायबिटिक्स। जी सर, ये प्रोग्राम के बाद एक हमारा अगले जुमेरात भी प्रोग्राम आएगा बिफ़ोर रमज़ान, तो उसमें भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर इम्तियाज़ हसन कि आप हमें ख़ास तौर पे ये बताइए कि हम ब्लड शुगर अपना किस वक्त चेक करें, और ये भी बताइएगा कि गोलियां ले रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की या इंसुलिन ले रहे हैं तो उसको कैसे एडजस्ट करें। अच्छा, बहुत सारे जो हमारे डायबिटिक पेशेंट अगर वो देख रहे हैं, अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे 2 अच्छे जो क्वेश्चन हैं जिसमें सब चीज़ का अहाता हो तो हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू मिस। ख़वातीन व हज़रात, ये स्पेशल प्रोग्राम था डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की तरफ से रमज़ान की तैयारी में, रमज़ान की आमद पर। अल्लाह करे कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे, मगर जैसा डॉक्टर इम्तियाज़ हसन अभी फरमा रहे थे कि रमज़ान के रोज़े रखने और सादत हासिल करने के लिए अपनी सेहत को अच्छा बनाना भी बहुत ज़रूरी है, और उसकी तैयारी अभी से तो करना बल्कि इससे पहले करनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं 1 माह पहले से आपको ये तैयारी करनी चाहिए, 2 माह पहले से तैयारी करनी चाहिए। मगर चलें, अभी भी कोशिश कीजिए और देखिए कि आपको जो रिस्क ग्रुप्स हैं उसमें आप कहाँ फॉल करते हैं, और जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शुगर बढ़ जाना
या शुगर लो हो जाना, इसमें आप कैसे एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर से डायबिटीज़ पाकिस्तान की तरफ से यही प्रोग्राम लेकर इसका सेकंड पार्ट हम दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।